2000 के दशक के अंत तक अमेरिकी नौसेना के सामने एक समस्या थी जिसे वह लंबे समय से अनदेखा कर रही थी। दुश्मन युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए इसका मुख्य हथियार हार्पून मिसाइल थी, जो 1977 में सेवा में आई और लगभग 70 समुद्री मील तक पहुंच सकती थी। आधुनिक नौसेनाओं द्वारा तैनात हवाई रक्षा प्रणालियों के सामने इस रेंज का मतलब था कि आपके लॉन्च प्लेटफॉर्म को दागने से पहले खतरनाक रूप से करीब जाना पड़ता था। उपेक्षा के कारण स्थिति और भी खराब हो गई थी। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद नौसेना ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के अपने जहाज रोधी संस्करण को सेवा से हटा दिया। लंबी दूरी का समुद्री नियंत्रण प्रहार, यानी दूरी पर दुश्मन के युद्धपोतों को खोजकर डुबोने की क्षमता घट गई, क्योंकि नौसेना ने जमीनी हमले के मिशनों और तट पर शक्ति प्रक्षेपण पर ध्यान दिया। फिर रणनीतिक माहौल बदल गया। चीन ने उन क्षमताओं में भारी निवेश किया जिन्हें योजनाकार एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमताएं कहते हैं। 2009 की रिपोर्टों में DF-21D नामक बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा हुआ, जिसे विमान वाहक पोतों को इतनी दूरी से निशाना बनाने के लिए बनाया गया था जहां नौसेना हार्पून मिसाइल जवाब नहीं दे सकती थी। अमेरिकी कैरियर समूहों को प्रशांत क्षेत्र में संभावित लड़ाई में रेंज से बाहर होने का खतरा था। नौसेना को एक नई एंटीशिप मिसाइल की जरूरत थी, और वो भी बहुत जल्दी। काफी जल्दी नौसेना ने एक अनोखा कदम उठाकर ऑपरेशनल हथियार बनाने के लिए पेंटागन की उन्नत अनुसंधान एजेंसी डार्पा का रुख किया। परिणाम था लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल या लारासिम, एक स्टेल्थ स्वायत्त क्रूज मिसाइल, जिसे तब से जहाजों का परम शिकारी कहा जाता है। ये उपाधि कुछ जरूरी सवाल उठाती है। आखिर डार्पा ने नौसेना की सामान्य अधिग्रहण प्रक्रिया वाला प्रोग्राम क्यों चलाया? इंजीनियरों ने महज गति के बजाय सबसोनिक स्टेल्थ और ऑनबोर्ड टारगेटिंग सिस्टम को क्यों चुना? लारासिम ने कुछ ही सालों में कॉन्ट्रैक्ट मिलने से जहाजों को निशाना बनाने तक कैसे सफर तय किया? वेकअप कॉल और डर्पा की ओर रुख। 1990 के दशक के दौरान अमेरिकी नौसेना ने अपना ध्यान लगभग पूरी तरह से जमीन की ओर केंद्रित कर लिया था। खाड़ी युद्ध और उसके बाद हुए हस्तक्षेपों में जमीन पर सटीक हमलों को प्राथमिकता दी गई थी। कैरियर एयरविंग्स ने इराक, सर्बिया और अफगानिस्तान में बमबारी की। बेड़े का मिशन जमीन पर ताकत दिखाना था और फंडिंग भी इसी पर केंद्रित थी। जहाज बनाम जहाज युद्ध अब हाशिए पर है। नौसेना ने 1988 के बाद फारस की खाड़ी में ईरानी बलों से टक्कर के बाद कोई बड़ा सतही मुकाबला नहीं लड़ा। एंटीशिप मिसाइल विकास की गति धीमी हो गई और समुद्री हमले के बारे में संस्थागत ज्ञान भी कम होता गया। हार्पून मिसाइल सूची में बनी रही, जबकि विरोधियों ने नई लंबी दूरी की हथियारों में निवेश किया। 2000 के दशक के अंत तक इसके परिणामों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। चीनी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें और आधुनिक क्रूज मिसाइलें अब अमेरिकी युद्धपोतों को हार्पून रेंज से भी ज्यादा दूर तक खतरे में डाल रही थीं। प्रशांत क्षेत्र में युद्धाभ्यास लगातार वही असहज नतीजे दे रहे थे, जहां अमेरिकी जहाज बिना हमला झेले मार करने की दूरी तक पहुंचने के लिए जूझ रहे थे। नौसेना को नया चाहिए था, लेकिन सामान्य अधिग्रहण प्रक्रिया बहुत धीमी थी। पाइपलाइन बनाने में दशक लग सकते थे और योजनाकारों को इतना समय नहीं था। मार्च 2008 में नौसेना ने तय किया कि वे डार्पा का उपयोग करेंगे और इसकी भूमिका जानबूझकर तय की गई। ये एजेंसी तेजी से काम, तकनीकी जोखिम उठाने और पारंपरिक कार्यक्रमों की धीमी नौकरशाही को पार करने के लिए बनी थी। डार्पा को नेतृत्व सौंपना दिखाता है कि गति सामान्य प्रक्रिया से ज्यादा जरूरी थी। डार्पा ने व्यापक आमंत्रण जारी किया और रक्षा उद्योग से 9 प्रस्ताव प्राप्त किए। लॉकहीड मार्टिन ने उनमें से एक अहम अनुबंध हासिल किया। कार्यक्रम को तेज प्रोटोटाइपिंग के इर्द गिर्द संरचित किया गया था, जिसमें कई अवधारणाएं एक साथ चलाई जा रही थीं, ताकि डिजाइनर अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न तरीकों का परीक्षण कर सकें। लारासिम बैनर के तहत 2 मिसाइल अवधारणाएं आईं। लारासिम ए एक स्टेल्थी सबसोनिक डिजाइन थी, जो मौजूदा क्रूज मिसाइल के एयरफ्रेम पर बनी थी। इसने आधुनिक रक्षा से बचने को, कम रडार सिग्नेचर व स्वायत्त टारगेटिंग को प्राथमिकता दी। लारासिम बी ने रक्षात्मक प्रतिक्रिया से छिपने की बजाय सुपरसोनिक गति से उन्हें पछाड़ने की कोशिश की। यह तकनीकी रूप से महत्वाकांक्षी और जोखिमपूर्ण था। दोनों अवधारणाओं को एक साथ चलाना डार्पा की रणनीति का हिस्सा था। हर एक ने भविष्य की एंटीशिप लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज को लेकर अलग अलग दांव लगाया था। एक तरफ स्टेल्थ और इंटेलिजेंस, दूसरी तरफ शुद्ध गति। जनवरी 2012 में इसका जवाब मिला, जब डार्पा ने LRASM-B को रद्द कर दिया। सुपरसोनिक कॉन्सेप्ट बहुत महंगा और जटिल था, जिससे तेज डिलीवरी संभव नहीं थी। इसकी तकनीकी चुनौतियों ने विकास को कई सालों तक खींचने का खतरा पैदा कर दिया था,
जिससे दरअसल डार्पा का इस्तेमाल करने का मकसद ही खत्म हो गया। रद्दीकरण के बाद पूरा प्रोग्राम एलरासीमे पर केंद्रित हो गया और सभी संसाधन सबसोनिक स्टिल्थ वेरिएंट पर खर्च हुए। अब उनकी बाजी तय थी। मिसाइल बची रहेगी क्योंकि उसका पता लगाना मुश्किल होगा और वो अपने आप सही लक्ष्य ढूंढ लेगी, रक्षकों से तेज भागने की बजाय। यही फैसला आगे सब कुछ तय करेगा। इसी फैसले ने एयरफ्रेम, सेंसर सूट, गाइडेंस फिलॉसफी और हथियार के युद्ध में इस्तेमाल का तरीका तय किया। अब अगली चुनौती यह साबित करना थी कि यह कॉन्सेप्ट सच में काम करता है। लारासिम खास क्यों है? लारासिम का एयरफ्रेम पहले से मौजूद डिजाइन पर आधारित था। लॉकहीड मार्टिन ने AGM 158B जैसिमर से इसे बनाया, जो एक स्टेल्थ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जिसे मूल रूप से जमीन पर हमले के लिए डिजाइन किया गया था। जैसिमर ने इंजीनियरों को कम दिखाई देने वाला आकार, भरोसेमंद प्रणोदन प्रणाली और ऐसा ढांचा दिया जो लंबी दूरी तक बड़ा वारहेड ले जा सके। इन सभी को समुद्र में जहाज ढूंढकर नष्ट करने के अलग मिशन के लिए अनुकूलित किया गया, जिसमें कई बदलाव हुए। इंजीनियरों ने नया सेंसर सिस्टम, गाइडेंस सॉफ्टवेयर और टर्मिनल होमिंग क्षमताएं जोड़ी। वारहेड 1000 पाउंड का WDU-42B पेनिट्रेटिंग ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन हथियार है, जिसे जहाज के ढांचे को भेदकर अंदर फटने के लिए बनाया गया है। विलियम्स F-160 टर्बोफैन लगभग माक 0.8 की गति पर प्रणोदन प्रदान करता है, जिससे मिसाइल अपनी पूरी उड़ान के दौरान सबसोनिक रहती है। सबसोनिक गति यह सोच समझकर चुनी गई थी, जो मिसाइल की मुख्य चुनौती को दर्शाती है। खुला समुद्र भ्रामक वातावरण होता है, लक्ष्य चलते रहते हैं। कोई जहाज जो 30 मिनट पहले किसी निश्चित स्थान पर था, मिसाइल के वहां पहुंचने तक मीलों दूर जा सकता है। दुश्मन के युद्धपोत समूहों में चलते हैं, उनके चारों ओर व्यावसायिक ट्रैफिक होता है और वे रडार फ्रीक्वेंसी जाम कर झूठे सिग्नल भेजते हैं ताकि हथियारों को भ्रमित किया जा सके। मिसाइलें जो लॉन्च प्लेटफॉर्म से लगातार अपडेट्स पर निर्भर हैं, लिंक कटने पर संवेदनशील होती हैं। लारासिम को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो मुठभेड़ के अंतिम चरण को कम बाहरी मदद से संभाल सके, और उसकी यह क्षमता कुछ मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला है कम प्रेक्षणीयता। लारासिम ने जैस्मर के रडार से बचने वाले आकार और सामग्री को अपनाया है, जिससे दुश्मन के सेंसर के खिलाफ उसकी पहचान कम हो जाती है। ये मिसाइल लचीले प्रोफाइल में उड़ सकती है, ट्रांजिट में ईंधन बचाने को ऊंचाई पर क्रूज करती है और लक्ष्य के पास बहुत कम ऊंचाई पर आ जाती है। समुद्र की सतह के बिल्कुल पास की उड़ान रडार की सीमाओं का लाभ उठाती है। इसका असर यह है कि रक्षा जहाज और उनके एस्कॉर्ट मिसाइल को देर से पहचानते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक, लॉक और मार गिराने का समय कम मिलता है। दूसरा स्तंभ है स्वायत्त लक्ष्य निर्धारण। लारासिम सिर्फ तय निर्देशांक तक उड़कर नहीं फटता, यह जड़त्वीय नेविगेशन और GPS का उपयोग करके एक सामान्य खोज क्षेत्र की ओर नेविगेट करता है, और इसे सैन्य एमकोड से सुदृढ़ किया गया है ताकि यह जैमिंग का सामना कर सके। अगर GPS कमजोर हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो जड़त्वीय प्रणाली अपने आप मिसाइल को मार्गदर्शित करती रहती है। जैसे ही लारासिम लक्ष्य क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके ऑनबोर्ड सेंसर नियंत्रण संभाल लेते हैं। BAE सिस्टम्स का पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर रिसीवर जहाजों से निकलने वाले विद्युत चंबकीय उत्सर्जन जैसे रडार ट्रांसमिशन और संचार को सुनता है। ये सेंसर बिना अपना कोई सिग्नल प्रसारित किए उत्सर्जन करने वाले जहाजों का पता लगा सकता है और उनकी स्थिति जान सकता है, जिससे मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय गुप्त बनी रहती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को आमतौर पर अंतिम पहचान क्षमता देने वाला माना जाता है, जो मिसाइल को टकराने से पहले लक्ष्य की विजुअल तस्वीर देता है। सेंसर डेटा एल्गोरिदम को भेजते हैं, जो वर्गीकरण व प्राथमिकता तय करते हैं। अगर मिसाइल को जहाजों का एक समूह मिलता है, तो यह उनमें से छांट सकती है और पहले से लोड किए गए मानदंडों के आधार पर सबसे अधिक मूल्य वाले लक्ष्य का चयन कर सकती है। ये अन्य लोरेसिम्स के साथ समन्वय कर सकती है ताकि एक ही जहाज पर बार बार हमला न हो और हथियार कई लक्ष्यों में बांटे जा सकें। मिसाइल को महासागर के सही हिस्से तक पहुंचने के लिए बाहरी स्रोतों से संकेत चाहिए। उपग्रह, विमान या अन्य खुफिया साधन प्रारंभिक लक्ष्य डेटा देते हैं, जिससे लारासिम को पता चलता है कि कहां देखना है। सबसे कठिन भाग में स्वायत्तता काम करती है। एक कड़े प्रतिरोध वाले क्षेत्र में पहुंचकर, जहां जामिंग और डिकॉय भरे हुए हैं, असली युद्धपोतों को अव्यवस्था और भ्रामक संपर्कों से अलग करना, सही लक्ष्य चुनना और खुद को टारगेट तक मार्गदर्शित करना। यह संयोजन लारासिम के संचालन मूल्य को दर्शाता है। कम रडार पहचान से मिसाइल संरक्षित हवाई क्षेत्र में ज्यादा देर तक टिक सकती है। ऑनबोर्ड टारगेटिंग का मतलब था
कि प्रक्षेपण करने वाले विमान से संचार लिंक टूट जाने पर भी ये मिशन पूरा कर सकती थी। दोनों ने मिलकर ऐसा हथियार बनाया जिससे सेंसर से प्रहार करने वाले प्लेटफॉर्म तक की श्रृंखला पर बोझ काफी कम हुआ। यही वो तरह की मजबूती थी जिसकी योजना बनाने वाले एक उन्नत नौसैनिक दुश्मन के खिलाफ लड़ाई के लिए चाहते थे। यह साबित करना कि यह काम करता है। मिसाइल को सोचने लायक डिजाइन करना एक बात थी, लेकिन उड़ान में यह साबित करना अलग चुनौती थी। परीक्षण कार्यक्रम तेजी से बढ़ा और हर कदम पर दांव बढ़े। जुलाई 2012 में सेंसर परीक्षण शुरू हुआ। एक परीक्षण विमान ने लारासिम सी को कैप्टिव कैरी उड़ानों में ले जाया, जिसमें मिसाइल को विमान से जोड़े रखा गया, जबकि उसके पैसिव रिसीवर और इमेजिंग सिस्टम नीचे समुद्र को स्कैन करते रहे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सेंसर वास्तविक ऊंचाई और दूरी से जहाजों का पता लगा और उनकी स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। इन उड़ानों ने हार्डवेयर को सत्यापित किया इससे पहले कि कोई फ्री फ्लाइट लॉन्च का जोखिम उठाता। मार्च 2013 तक डार्पा ने लॉकहीड मार्टिन को एक अनुबंध दिया ताकि वह एकीकृत उड़ान परीक्षण शुरू कर सके, जिसमें एयर लॉन्च और सतह से लॉन्च की जाने वाली दोनों अवधारणाएं शामिल थीं। कार्यक्रम दो रास्तों पर तेजी से बढ़ रहा था। जून 2013 में इंजीनियरों ने जमीनी मार्ग 41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम पर पुश थ्रू इजेक्शन परीक्षण कर एक परीक्षण बॉडी को कैनिस्टर से बाहर निकाला, यह साबित करने के लिए कि मिसाइल के आयाम और बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन नौसेना के मानक शिपबोर्ड लॉन्चर के साथ भौतिक रूप से संगत थे। और फिर वो उड़ान आई जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। 27 अगस्त 2013 को कैलिफोर्निया के पॉइंट म्यूगू सी रेंज से उड़ान भरते B-1B बॉम्बर ने प्रशांत महासागर में एक LRASM दागी। मिसाइल ने ट्रांजिट चरण के दौरान अपने नियोजित वे पॉइंट्स का पालन किया। फिर जैसे ही वह लक्ष्य क्षेत्र में पहुंची, उसने स्वायत्त मार्गदर्शन मोड में स्विच कर लिया। खोज क्षेत्र में कई जहाज मौजूद थे। LRASM के ऑनबोर्ड सेंसरों ने समूह का पता लगाया, प्रत्येक संपर्क को वर्गीकृत किया और सही लक्ष्य का चयन किया, जो कि 260 फुट लंबा एक निष्क्रिय जहाज था जो बिना चालक दल के संचालित हो रहा था। मिसाइल ने लक्ष्य को भेदा। उस एक परीक्षण ने उस पूरी प्रक्रिया को प्रदर्शित कर दिया जिसके इर्द गिर्द ये कार्यक्रम बनाया गया था। हथियार ने सामान्य क्षेत्र नेविगेट कर खुद लक्ष्य चुना और बिना मानवीय मार्गदर्शन सही लक्ष्य को साधा। ये रफ्तार शरद ऋतु भर बनी रही। नवंबर 2013 में दूसरी एयर लॉन्च टेस्ट ने फिर से चलते समुद्री लक्ष्य पर सटीक वार किया, जो परिणाम की पुनरावृत्ति दर्शाता है। साथ ही सतह से लॉन्च प्रक्रिया भी जारी रही। सितंबर 2013 में भूमि आधारित मार्क 41 VLS से बूस्टेड टेस्ट व्हीकल सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। जनवरी 2014 तक इंजीनियरों ने लारासिम को टॉमहॉक हथियार नियंत्रण से जोड़ा था। सिस्टम ने दिखाया कि मिसाइल को मौजूदा जहाज लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक्स में कम बदलाव के साथ जोड़ा जा सकता है। तीसरा, एयर लॉन्च टेस्ट फरवरी 2015 में हुआ। इस उड़ान में नई चुनौती थी। मिसाइल ने पानी के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़कर पूर्व नियोजित बाधा का सामना किया। लारासिम ने स्वायत्त रूप से अपने मार्ग को बदल दिया, खतरे से बचने के लिए अपनी उड़ान पथ को समायोजित किया और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उस पर प्रहार किया। हर परीक्षण ने पिछले वाले पर एक नई मांग और जोड़ दी थी। पहले सेंसर की कार्यक्षमता साबित करो, फिर दिखाओ कि मिसाइल उड़ सकती है, जहाज ढूंढ और मार सकती है, और जब उसके रास्ते में कुछ अप्रत्याशित आ जाए तो उसके मुताबिक खुद को ढाल सकती है। 2015 की शुरुआत तक लारासिम ने कार्यक्रम द्वारा मांगी गई हर जांच को पास कर लिया था और उसने ये सब एक बहुत तंग समय सीमा में किया था, जो डार्पा के मूल वादे की गति से मेल खाती थी। यह हथियार लंबी दूरी से सही ढंग से लक्ष्य साध रहा था, उन परिस्थितियों में जिन्हें खासतौर पर उसकी स्वायत्त क्षमताओं को परखने के लिए तैयार किया गया था, जो उसके अस्तित्व को सही ठहराती थीं। पर्दे के पीछे की लड़ाई। परीक्षण नतीजों ने पेंटागन को कार्रवाई के लिए जरूरी आधार दिया। फरवरी 2014 में रक्षा विभाग ने लारासिम के सीमित उत्पादन को तात्कालिक संचालन क्षमता के रूप में मंजूरी दी। इस नामांकन का मतलब था कि यह हथियार सामान्य अधिग्रहण प्रक्रिया के कुछ हिस्सों को दरकिनार कर देगा और एक अस्थायी समाधान के रूप में तैनाती की ओर बढ़ेगा, जिससे जहाज रोधी क्षमता की कमी पूरी होगी। जब तक दीर्घकालिक समाधान बन रहा था, लॉकहीड मार्टिन ही अकेला निर्माता बना रहा और शुरुआती उत्पादन में कोई खुली प्रतिस्पर्धा नहीं थी। गति ही इसका औचित्य था। नेवी ने वर्षों अपनी एंटी शिप क्षमताओं को कमजोर होते देखा। अधिकारियों ने कहा कि कार्यक्रम को दोबारा प्रतिस्पर्धी बोली के लिए खोलने में उतना ही समय लग जाएगा जितना वे दे ही नहीं सकते थे, लेकिन सभी इससे सहमत नहीं थे। मार्च 2014 में रेथियन और कॉन्ग्सबर्ग ने सरकारी जवाबदेही कार्यालय में औपचारिक विरोध दर्ज कराया।
इन दोनों कंपनियों ने सिद्ध नॉर्वेजियन नेवल स्ट्राइक मिसाइल पर साझेदारी की, जो मित्र नौसेनाओं में पहले से सेवा में है। उन्होंने कहा कि पेंटागन प्रतियोगिता के लिए बाध्य था और उनका जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल वेरिएंट आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। उन्होंने योग्य प्रतिस्पर्धियों को बाहर करना संघीय खरीद कानून का उल्लंघन बताया। इस विरोध से समय सीमा खतरे में आ गई। जीएओ की लंबी समीक्षा अनुबंध को महीनों रोक सकती थी, अगर कार्यालय ने रेथियोन और कून्सबर्ग के पक्ष में फैसला दिया। पेंटागन को कार्यक्रम को प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के अनुसार पुनर्गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वह पुनर्गठन पहली डिलीवरी को और आगे संभवतः वर्षों तक टाल सकता है। एक हथियार के लिए जिसे तत्काल आवश्यक घोषित किया गया था, देरी ही वह एकमात्र परिणाम था जिसे नौसेना ने पूरे डार्पा प्रयास को टालने के लिए संगठित किया था। जीएओ ने जून 2014 में अपना फैसला सुनाया और विरोध को खारिज कर दिया। इस फैसले में पाया गया कि नई प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता से अस्वीकार्य समय जोखिम उत्पन्न होगा और पहले से पूरा हो चुका कार्य दोहराया जाएगा। लारास्सुम उड़ चुका था। उसने लक्ष्यों को भेदा और अपनी मुख्य स्वायत्त क्षमताएं दिखाईं। समानांतर मूल्यांकन फिर शुरू करना घोषित तात्कालिक आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। कानूनी अड़चनें दूर होते ही कार्यक्रम तेज हुआ। डार्पा ने लॉकहीड मार्टिन को $200 मिलियन का अनुबंध दिया ताकि प्रोटोटाइप परीक्षण से शुरुआती परिचालन उत्पादन तक का संक्रमण तेज किया जा सके। ये राशि उड़ान परीक्षण, निर्माण, तैयारी और मिसाइल को संचालन विमान पर लगाने के एकीकरण के लिए दी गई थी। अस्थायी समाधान का टैग था, पर असल स्थिति योजना से भिन्न थी। रक्षा खरीद की समय सीमा अक्सर खतरे के आकलन जितनी तेज नहीं होती। मांग के अनुसार उत्पादन दर धीरे धीरे बढ़ी, जबकि जिस अनुवर्ती कार्यक्रम तक पहुंचने के लिए लारास्सुम को अंतरिम पुल बनना था, उससे कोई भी डिलीवरी अभी भी वर्षों दूर थी। हर वह बजट चक्र जिसमें कोई प्रतिस्थापन परिपक्वता तक नहीं पहुंचा, लारास्सुम को अस्थायी से स्थायी समाधान बनाता गया। नौसेना द्वारा जल्दीबाजी में बनाई गई मिसाइल अब उम्मीद से ज्यादा समय तक टिकने को तैयार थी, प्रोटोटाइप से लेकर फ्रंटलाइन तक। नेवी ने लारास्सुम को अपनी समस्या के समाधान के लिए बनाया, लेकिन इसे पहली बार एयरफोर्स ने तैनात किया। दिसंबर 2018 में यूएस एयरफोर्स ने B-1B लांसर पर लारास्सुम की शुरुआती ऑपरेशनल क्षमता घोषित की। इस बॉम्बर ने पूरे प्रोग्राम में मुख्य टेस्ट प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाई और इसका वेपन्स बे पहले ही संगत साबित हो चुका था। अब डाइस और एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस पर क्रू ऑपरेशनल मिशनों के लिए मिसाइल लोड कर सकते थे। B-1B की क्षमता ने इस जोड़ी को खास बनाया। एक विमान अपनी 3 वेपन्स बे में 24 तक लारास्सुम ले जा सकता है। एक बॉम्बर मिशन में 24 स्टेल्थ एंटीशिप मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं, जो सर्च एरिया में पहुंचकर खुद टारगेट करती हैं। 2-3 B-1B विमानों की फ्लाइट में इतनी एंटीशिप फायर पावर थी जितनी अमेरिका दशकों से हवा से नहीं जुटा सका। नौसेना का प्लेटफॉर्म बाद में आया। लगभग 1 साल बाद नवंबर 2019 में नौसेना ने F-18EF सुपर हॉर्नेट पर लारास्सुम के लिए प्रारंभिक संचालन क्षमता की घोषणा की। उस मील के पत्थर से पहले कई सालों से एकीकरण हो रहा था। 2015-2016 में कैप्टिव कैरी उड़ानें, फ्लटर व लोड परीक्षण हुए, जिससे साबित हुआ कि मिसाइल को सुपर हॉर्नेट के बाहरी पायलनों पर परिचालन गति और ऊंचाई पर सुरक्षित रूप से ले जाया जा सकता है। सॉफ्ट इंटीग्रेशन और हथियार रिलीज प्रमाणन इसके बाद हुआ। सुपर हॉर्नेट B-1B से कम लारास्सुम्स लेता है और आमतौर पर एक मिशन में 2 मिसाइलें उपयोग करता है। यह प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित होता है, यानी इसे वहीं से लॉन्च किया जा सकता है जहां कैरियर ग्रुप हो। रास्सिम युक्त सुपर हॉर्नेट्स एयरविंग ने फ्लीट को अपनी एंटीशिप मारक क्षमता दी, जिससे दूर दराज के एयरफील्ड से उड़ने वाले लैंड बेस्ड बॉम्बर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इन दोनों प्लेटफॉर्मों ने समुद्र में अमेरिकी बल क्या कर सकते थे, यह बदल दिया। एक दशक से हार्पून ही एयर लॉन्च्ड एंटीशिप विकल्प था। 70 नॉटिकल मील तक सीमित हार्पून आधुनिक रक्षा प्रणालियों के लिए असुरक्षित होता, जबकि लारास्सिम ने दूरी सैकड़ों मील तक बढ़ाई। अब एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरविंग या बॉम्बर स्क्वाड्रन दुश्मन के युद्धपोतों को उनकी एयर डिफेंस रेंज से काफी दूर से निशाना बना सकते थे। ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स में शामिल होकर नौसेना डिस्ट्रीब्यूटेड लिथैलिटी विकसित कर रही थी। अधिक प्लेटफॉर्मों और बड़े क्षेत्र में आक्रामक फायर पावर फैलाने का विचार हथियारों की प्रभावी दूरी पर निर्भर था, जिसे लारास्सिम ने व्यावहारिक बना दिया। कैरियर से उड़ान भरता सुपर हॉर्नेट या गुआम से ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहा B-1B सैकड़ों मील दूर से दुश्मन युद्धपोतों को बिना पास आए ही खतरे में डाल सकता था, जिससे उनके प्लेटफॉर्मों के नष्ट होने का जोखिम घटा।
इस बदलाव ने योजना बनाना भी बदल दिया। विरोधी को हार्पून युग के खतरों से बचने के लिए केवल छोटी अप्रोच कॉरिडोर की चिंता होती थी। लारा सिम से बचाव का मतलब था कि दुश्मन को कई दिशाओं और दूरियों से आने वाली स्टेल्थ मिसाइलों का सामना करना पड़ता था, जिन्हें ऐसे प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जाता था जो जवाबी हमले की रेंज में नहीं आते थे। प्रारंभिक तैनाती में उल्लेखनीय अनुपस्थिति दिखती है। सतह से लॉन्च होने वाला वेरिएंट, जिसे मार्क 41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागा जाता है, जो अधिकांश नौसेना क्रूजर और विध्वंसकों में लगा होता है, 2013 से 2016 के बीच परीक्षणों में बार बार सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया था। बूस्टेड इजेक्शन टेस्ट, जो टॉमहॉक वेपन कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकृत थे, और अनुकूलता परीक्षण सभी सफल रहे थे। लेकिन पहला ऑपरेशनल इंक्रीमेंट, जो पूरी तरह से एयर लॉन्च्ड उपयोग पर केंद्रित था, सतह से लॉन्च करने की क्षमता एक सिद्ध तकनीक बनी रही, लेकिन इसकी तैनाती की तारीख भविष्य के इंक्रीमेंट के लिए रखी गई थी, जो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। इस फैसले में बजट प्राथमिकताओं और तत्काल क्षमता नामांकन के तर्क दोनों झलकते थे। रासिम को B1BS और सुपर हॉर्नेट्स पर लगाना तात्कालिक कमी दूर करता था, और इसमें सबसे कम एकीकरण जोखिम था। सतही युद्धपोतों के पास अभी भी हार्पून मिसाइलें थीं, और वे आत्मरक्षा, स्टैंड ऑफ, एंटी शिप भूमिका के लिए अन्य हथियारों पर निर्भर रह सकते थे, जिससे वे दुश्मन के बेड़ों पर दूरी से हमला कर सकते थे, इससे पहले कि वे खतरा पैदा करें। प्राथमिकता विमानों को दी गई, इसलिए लारा सिम पहले वहीं गया। परीक्षणों से साबित हुआ कि लारा सिम खुद जहाज ढूंढकर मार सकता है। अब सवाल था कि क्या कई मिसाइलें मिलकर ये कर सकती हैं। दिसंबर 2017 में एक B1B ने एक ही परीक्षण कार्यक्रम के दौरान 2 लारा सिम दागे। दोनों मिसाइलों ने अपनी अपनी उड़ानें भरीं और अपने अपने लक्ष्यों को निशाना बनाया। ये जोड़ी का पहला प्रदर्शन था, पर असली युद्ध में और जरूरी होगा। इसका प्रमाण अप्रैल 2024 में मिला। 2 F-18F सुपर हॉर्नेट्स ने 2-2 लारा सिम छोड़े। कुल 4 मिसाइलें एक साथ हवा में छोड़ी गईं। सभी लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंचीं और अपने परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह परीक्षण वास्तविक उपयोग के करीब परिस्थितियों में समय और समन्वय के साथ किया गया था। इससे पहले के परीक्षणों में हथियार को एक बार में एक ही बार दाग कर प्रमाणित किया गया था। इस परीक्षण से साबित हुआ कि विभिन्न विमानों से छोड़ी गई मिसाइलें एक ही युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे में हस्तक्षेप किए बिना काम कर सकती हैं। फरवरी 2020 में लारा सिम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका था, और अमेरिकी विदेश विभाग ने ऑस्ट्रेलिया को अधिकतम 200 लारा सिम की संभावित बिक्री को मंजूरी दी। जुलाई 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी F-18F सुपर हॉर्नेट्स पर इस मिसाइल को एकीकृत करने की योजना बनाई। इस बिक्री से साफ हुआ कि वॉशिंगटन लारा सिम को करीबी सहयोगी के साथ साझा करने लायक मानता है। प्रशांत क्षेत्र में संचालन के दौरान जिससे कार्यक्रम शुरू हुआ, उत्पादन 2022 की शुरुआत तक घटता रहा। लॉकहीड के साथ 300 मिसाइलों का अनुबंध हुआ था। इकाई लागत लगभग $3.2 मिलियन प्रति राउंड पर स्थिर हो गया। बहुवर्षीय खरीद समझौतों से उत्पादन दरें तय हुईं, ताकि महत्वपूर्ण भंडार बन सके। मूल योजना में लारा सिम को एक अंतरिम कड़ी के रूप में काम करने के लिए कहा गया था। उसे मोर्चा संभालना था। जबकि एक उन्नत अनुवर्ती हथियार विकसित हो चुका था, उसका विकल्प कभी सामने नहीं आया और हर साल टलता रहा। लारा सिम पर और बोझ पड़ गया। एक हथियार जिसे अस्थायी समाधान के रूप में देखा गया था, वो स्थायी बनता जा रहा था। पेंटागन की प्रतिक्रिया थी कि जो उनके पास है उसी को अपग्रेड किया जाए। AGM-158C3, जिसे लारा सिम ER भी कहते हैं, विकास परीक्षण में है और इसकी लक्षित तैनाती 2026 के आसपास है। C3 वेरिएंट रेंज को काफी बढ़ाकर अनुमानित 500 से 600 से अधिक नॉटिकल मील तक ले जाता है, और इसमें एक 2-वे डेटा लिंक जोड़ा गया है, जिससे ऑपरेटर लॉन्च के बाद मिसाइल का लक्ष्य बदल सकते हैं। सर्वाइवेबिलिटी में सुधार हुए हैं। नौसेना इस साल नया उत्पादन C3 की ओर बढ़ा रही है। सितंबर 2024 में ये मिसाइल पहली बार नए प्लेटफॉर्मों पर पहुंची। F-35C ने मार्च 2024 में पहली निष्क्रिय लारा सिम कैप्टिव कैरी उड़ान पूरी की, और F-35B ने भी अपनी कैरी टेस्ट की। अभी तक किसी विमान ने ये हथियार नहीं दागा है। एकीकरण बाकी है, लेकिन ये उड़ानें भविष्य में लारा सिम के एयर कैरियर में उपलब्ध होने का संकेत हैं। विंग के मुख्य स्ट्राइक फाइटर से इसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। 2025 की शुरुआत तक विस्तार अनसुलझा रहा। F-35 एकीकरण की सार्वजनिक समय सीमा तय नहीं थी। सतह से लॉन्च वेरिएंट की तैनाती का फैसला और C3 अपग्रेड का परीक्षण कार्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ था। लारा सिम नई भूमिकाओं में विकसित हो रहा था और फैसलों का इंतजार कर रहा था कि ये भूमिकाएं कितनी बड़ी होंगी। एक शिप किलर ने समय लाकर लारा सिम की युद्ध क्षमता फिर बहाल की। करीब 20 साल तक
दुश्मन के युद्धपोतों को दूर से खोजकर मारने की क्षमता उपेक्षित रही। यह एक असामान्य रास्ते से संभव हुआ। डार्पा का बनाया हल अस्थायी था, जिसे सामान्य अधिग्रहण प्रणाली समय पर नहीं कर सकती थी। स्टेल्थ और स्वायत्त लक्ष्य निर्धारण से मिसाइल वायु रक्षा वाले हवाई क्षेत्र में ऐसे लिंक पर निर्भर हुए बिना जिन्हें दुश्मन काट सकता था, जीवित रह सकती है। B-1B पर तैनात सुपर हॉर्नेट्स ने इस क्षमता को वास्तविक परिचालन इकाइयों तक पहुंचा दिया और सल्वो हमलों में उतार दिया। परीक्षणों और सहयोगी देशों की निर्यात प्रतिबद्धताओं से साबित हुआ कि यह एकल शॉट से आगे भी सक्षम है। यह हथियार अभी विकसित हो रहा है। विस्तारित दूरी वाला C3 वेरिएंट विकसित हो रहा है। परीक्षण और F-35 एकीकरण की उड़ानें जारी हैं। पेंटागन हेलो और अन्य अगली पीढ़ी के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा रहा है, जो पूरी तरह तैयार होने पर इसकी जगह लेंगे। लारासम उन कुछ सिद्ध लंबी दूरी की एंटीशिप हथियारों में से है जिन्हें अमेरिका निशाने पर लगा सकता है। ये अस्थायी समाधान अभी मोर्चा संभाले हुए है। धन्यवाद।